अच्छा तो जनाब अब हम करेंगे आगे के पास पेपर्स और बायनोमियल से रिलेटेड आगे के पास पेपर्स के अंदर अब जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है स्क्रीन पे उसमें कह रहा है इन कोस्टा 60% ऑफ द एडल्ट ट्रैवल टू वर्क बाय कार और वो कह रहा है एट अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 adults फ्रॉम कोस्टा इज टेकन और वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर हु ट्रैवल टू वर्क बाय कार इज लेस देन 10। ये लेस देन 10 है, ये नंबर आपको आइडेंटिफाई करके बताना। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए सबसे पहले तो आपके पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है जो कि आपके पास एग्जैक्टली गिवन है और वो प्रोबेबिलिटी है 60%, तो आप उसे कंसिडर करेंगे 0.6, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.40। ठीक है, एन आपके पास दिया हुआ है 12 का सैंपल साइज उसने लिया था, उसी सैंपल साइज के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है और उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर हु ट्रैवल टू वर्क बाय कार इज लेस देन 10। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है विच इज लेस देन 10। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 10 से छोटे चाहिए, तो 10 से छोटे चाहिए तो मैं एक काम ये ना करूं कि लेस देन 10 का मतलब हुआ मैं एक काम करता हूँ कि 1 से मैं माइनस कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और 10 से बड़े माइनस कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो सैंपल साइज है वो टोटल 12 पे जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 से लेके 0 से लेके एग्जैक्टली और ये टोटल 12 तक जा रहा होगा यहाँ पे। तो मुझे जो वैल्यू दी हुई है उसने वो यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो मेरे पास ये मार्जिन हुआ कि मैं अगर ये 10 वाली वैल्यू और ये 12 वाली वैल्यू ये सारी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ पूरी 1 है 1 से ये वाली माइनस करता हूँ तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि अब 10 और 10 से बड़ी वाली मुझे माइनस करनी थी, तो उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने कहा यार 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ये फिगर आउट कर लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को फिगर आउट करने के लिए मेरे पास वही बायनोमियल का फॉर्मूला है सीधा सीधा, यानी कि 12c10 हो जाएगा पहला। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.6 की पावर हो जाएगी 12 माइनस 0.6 की पावर हो जाएगी 10 और इसकी पावर हो जाएगी 0.4 की पावर हो जाएगी आपके पास 12 माइनस 10 इज 2। फिर उसके बाद आएगा 12c11 और 0.6 की पावर हो जाएगी आपके पास 11 और 0.4 की जो पावर है वो हो जाएगी 12 माइनस 11 यानी कि 1। फिर आपके पास दिया हुआ होगा 12c12 और 0.6 की पावर जो है वो 12 हो जाएगी और 0.4 की पावर हो जाएगी 0। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मैं ऐड करके उसको मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 10 मिल जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा इसको निकालने का कैलकुलेटर में एक डायरेक्ट तरीका भी होता है लेकिन आप लोग सेपरेटली ही कैलकुलेट कर लें इंसानों की तरह, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्ट वाला तरीका बता दूं। कैलकुलेटर में एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये सब का सम चाहिए ना, 10 से लेके 12 तक का सम चाहिए। तो कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है सबमिशन का जो कि बिल्कुल लॉग के ऊपर होता है। आपके पास कैलकुलेटर के अंदर इस तरह का बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर एक फंक्शन लिखा होगा लॉग बॉक्स और बॉक्स का। ठीक है, इसके ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ होगा वो एग्जैक्टली वो फंक्शन है जो आपको चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो लिखा हुआ होगा फंक्शन सिग्मा, यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, यहाँ भी एक बॉक्स बना होगा। तो आप इस फंक्शन को खोल के डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हैं, वो मैं समझा रहा हूँ उस पर लिखना कैसे होगा। जब आप इस फंक्शन को दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का साइन आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा एक्स कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा। तो एक्स आपका 10 से लेकर 11 तक जाएगा, ठीक, सॉरी 10 से लेकर 12 तक जाएगा और यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे इस फंक्शन के लिए ब्रैकेट बना के वो लिखेंगे आप 12c10, 10 की जगह आप लिखिएगा एक्स। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो कि आपकी पावर होगी एक्स और उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.4, उस पर लिखिएगा 12 माइनस एक्स और अब इक्वल टू का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे आपके पास डायरेक्टली सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होकर आ जाएंगी, यानी कि 10 से बड़ी और वो 12 तक सारी की सारी आ जाएंगी। तो मैं भी सिग्मा से निकाल रहा हूँ, आप लोग भी सिग्मा से निकाल के देखें कि आप लोगों से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फंक्शन लिखने का तरीका मैंने बता दिया, गलती मत कीजिएगा बेटा कोई। बताएं क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। कैलकुलेटर में फंक्शन डालिए और मुझे प्रोबेबिलिटी एक्जैक्टली बता दीजिए क्या आ रही है।
डाल दिया फंक्शन। या अल्लाह, बच्चों का क्या होगा। क्या कह रहे थे सर, मेरा नेट बहुत लैग कर रहा है। ओहो सुभान अल्लाह। बेटा ये फंक्शन लिखा है ना मैंने स्क्रीन के ऊपर, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन अपने कैलकुलेटर में डालेंगे, लॉग के बटन के पीछे ये फंक्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे 10 से लेके 12 तक की तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को एक ही झटके में। मेरे पास ये आ रहा है 0.08344, ठीक है। और मुझे प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करनी है x<10 की, तो उसके लिए मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा 0.08344 को। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9165। तो मैं जब उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.917। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अब मेरे पास दिया हुआ है सवाल पांचवा सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, देखें जरा। पांचवें सवाल में वो पूछ रहा है आपसे कि इन द रीजन आरका द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इन द 3 विलेजेस रीटा, शान एंड तिबीर is 800. Each of the household was asked about the quality of their broadband services. Their responses are summarized in the following table. Quality of the broadband services over here. That these are the services: excellent, good और poor. रीता, शान और तिबिर, सबकी आपको एक कंबाइन उसने एफर्ट बना के आपको एक टेबुलेटेड वैल्यू के अंदर प्रोवाइड करती है क्वालिटी ऑफ द ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, विलेज के बारे में भी उसने बताया हुआ रीता, शान और तिबिर। इन द होल of the Arca, there are large number of household. A survey showed that 35% of the household in Arca have no broadband service. तो आरका के अंदर उसने बताया है कि 35% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है। तो 10 हाउस होल्ड इन आरका आर चूजन एट रैंडम, 10 हाउस होल्ड को आपने सिलेक्ट किया है रैंडमली। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 3 ऑफ द हाउस होल्ड हैव नो ब्रॉडबैंड सर्विसेज। 3 से कम, फ्यूअर देन 3 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो फिगर आउट करना है आपको, देखिए 35% ऑफ द हाउस होल्ड इन आरका हैव नो ब्रॉडबैंड सर्विस। तो आप नो ब्रॉडबैंड सर्विस के ऊपर जा रहे हैं और वही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो भी नो ब्रॉडबैंड सर्विस की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 0.35 हो जाएगी। ठीक है, तो अब रहा चांस फेलियर का, तो फेलियर कितनी होगी, यानी कि जिनके पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज होंगी, क्योंकि आप नो ब्रॉडबैंड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका फेलियर जो है वो नो ब्रॉडबैंड, वो सक्सेस जो है वो नो ब्रॉडबैंड होना चाहिए। तो फेलियर अगला वाला होगा, दैट इज 0.65। क्योंकि मेरे पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो मैंने 1 में से 0.35 को माइनस किया, सो आई वाज गेटिंग 0.65, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, मेरे पास n, टोटल कितने हाउस होल्ड का सैंपल आपने लिया था, दैट वाज n इज इक्वल टू 10। अब उसके अंदर कितने लोगों के पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, यानी कि उसने कहा था फ्यूअर देन 3, फ्यूअर देन 3 का मतलब हुआ 3 से कम।
तो x लेस देन 3, अब लेस देन 3 को फिगर आउट करना है मुझे, तो लेस देन 3 को फिगर आउट करने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है दैट इज एक्जैक्टली x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, दीज आर लेस देन 3, ये सारी की सारी लेस देन 3 होंगी। तो अब मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि जब मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा तो 10c 0 हो जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद सक्सेस जो है वो मेरी 0.35 है, उसकी पावर हो जाएगी 0, और फेलियर जो है वो 0.65 है तो उसकी पावर हो जाएगी 10 माइनस 0 विच इज़ 10। फिर उसके बाद अगले वाले पार्ट में क्या होगा, 10c 1 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास सक्सेस जो है उसकी पावर हो जाएगी 1, और फेलियर जो है उसकी पावर हो जाएगी मेरे पास 9। फिर मेरे पास होगा 10c 2, और सक्सेस जो है उसकी पावर हो जाएगी मेरे पास 2, और फेलियर की पावर हो जाएगी 0.65, 10 माइनस 2 इज़ 8। सारी अजम्पशंस लिख दी। अब मैं अपना कैलकुलेटर वाला फंक्शन लगा लेता हूँ। कैलकुलेटर में ऐसा फंक्शन होगा आपके पास जिसमें x जो होगा वो 0 से लेकर 2 तक जाएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे 10cx, और फिर आप लिखेंगे 0.35 की पावर x, और फिर लिखेंगे आप 0.65 की पावर 10 माइनस एक्स। अच्छा, इन सब ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना मत भूलिएगा कैलकुलेटर के अंदर, वरना आंसर में गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ तो नहीं होगी, मतलब वो मैथ एरर दे देगा या फिर कोई एरर दे देगा। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 0 से लेकर आपके पास दिया हुआ है 2 तक, और n है आपका 10cx ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.35 की पावर आ रही है आपके पास x, मल्टीप्लाई बाय 0.65 की जो पावर आ रही है वो आपके पास आ रही है 10 माइनस x। तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली आपके पास 0.2616, 2616 की ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो इट मीन्स इट शुड बी 262 ना, 0.262। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ये आंसर होगा, ठीक है। वो चार्ट आपको जो दिया हुआ था वो शायद अगले किसी पार्ट में इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन बाइनोमियल से रिलेटेड सिर्फ एक ही पार्ट था, तो उन्होंने सिर्फ उसी को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, और उसमें उस चार्ट का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा, अब छठा सवाल देख लेते हैं। बाइनोमियल के सवाल बड़े सीधे सीधे होते हैं, इसकी अजम्पशन समझ में आ जाती हैं, अजम्पशन याद हो जाती हैं, तो बस उसके बाद सवाल हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व करते हुए आपको बाइनोमियल का ख्याल रखना होता है कि कहाँ बाइनोमियल है, कहाँ ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्रिक तो वैसे बहुत सीधा सीधा आसानी से पता चल जाता है, कभी कभी आप लोग फंसेंगे तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो जब A2 में आप पहुंचेंगे तो, और यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, बहुत मतलब इसमें कोई साइंस ही नहीं है, S1 में आसान है। अच्छा, अब देख लेते हैं मई जून 20P5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ऑन एनी गिवन डे द प्रोबेबिलिटी डेट द मोइना मैसेजेस हर फ्रेंड पाशा इज 0.72। अगर वो मैसेजेस करती है तो प्रोबेबिलिटी है 0.72 विच विल बी सक्सेस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 12 डेज मोइना मैसेजेस पाशा ऑन नो मोर देन 9 डेज, नॉट मोर देन 9 डेज, 9 डेज से कम, और सैंपल जो उसने लिया है उसके लिए, वो सैंपल लिया है उसने 12 का, तो फेलियर जो होगा वो इसका 0.18 हो जाएगा, ठीक है। और नो मोर देन 9 डेज, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको जो चाहिए होगी वो चाहिए होगी x लेस देन 9 की, लेस देन इक्वल टू 9 की, क्योंकि नो मोर देन है ना, 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब 1 से मैं प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूँ, कौन सी वाली, x ग्रेटर देन 9 की। तो x ग्रेटर देन 9 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एग्जैक्टली कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 12, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप करेंगे यहाँ पे 12c10, एंड सक्सेस जो है वो आपकी 0.72 की पावर हो जाएगी 10, और फेलियर जो है वो 0.18 की पावर हो जाएगी 2। हफ्सा समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो बेटा क्लास ली नहीं थी ना, क्लास देख कर भी नहीं आई आप, इतनी आप चैंपियन है, मैं क्या बोलूँ आपको। कम से कम इंसान इतना रिस्पॉन्सिबल तो होता है कि अगर वो क्लास मिस कर चुका है तो उसे क्लास देख लेनी चाहिए। मुझे पता है, अगर आपने देखी होती तो अभी आप चुप नहीं बैठे हुए थे।
आपने देखी हुई इसका मतलब क्लास। हाँ, तो ये हमारे पास आ रही है 0.1577। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा x लेस देन इक्वल टू 9 की, तो मैं कर दूंगा 1 माइनस 0.1577। तो 1 माइनस 0.1577 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आएगी 0.8423। ये आ रही है हमारे पास एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन। 10 11 70 की पावर, ये 18 होगा या 28 होगा, ये चेक करना ज़रा। 1 से 0.72 को माइनस करना, दैट इज 28। यार तुम लोग बताते भी नहीं हो यार। ये तमाम जगह पर जहाँ जहाँ पे 18 लिखा है वो सब जगह पे 28 है। माइनस करके एक दफ़ा चेक तो कर लिया करो, जल्दी में मैंने बोल दिया उसको, सबने इग्नोर मार दिया। 0.3037 और 1 माइनस आंसर करें तो 0.696। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद देख लेते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। कोई मुश्किल सवाल देखते हैं, कोई तिकड़म वाला सवाल होना चाहिए। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी तो था, देखा नहीं। ठीक है, ये तो था इसका पार्ट ए। पार्ट बी में क्या कह रहा है वो? पार्ट बी में कह रहा है मोइना मैसेजेस पाशा ऑन 1 जनवरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट डे ऑन विच शी मैसेज पाशा इज 5 जनवरी। पहले दिन उसने जो मैसेज किया है पाशा को वो 1 जनवरी को किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट डे ऑन विच शी मैसेज पाशा इज 5 जनवरी। 5 जनवरी को मैसेज किया। अगर वो किसी भी दिन मैसेज करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट द नेक्स्ट डे ऑन विच शी मैसेज पाशा। अच्छा, यानी कि इसका मतलब हुआ 1 जनवरी के बाद जो है अगला दिन आपको फिगर आउट करना है। तो अगला दिन अगर आपको फिगर आउट करना है तो डेट विल बी सेकंड को उसने मैसेज नहीं किया, फिर 3 जनवरी को भी उसने मैसेज नहीं किया, फिर 4 जनवरी को भी उसने मैसेज नहीं किया, फिर उसने 5 जनवरी को मैसेज किया। तो अगर मैं ब्रांच प्रोबेबिलिटीज़ की बात करूं, जिस तरह से हमारी ब्रांचेस चलती हैं उस तरह से ही सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी कि मैसेज ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.28, फिर अगर दोबारा नहीं किया तब भी 0.28, फिर नहीं किया तो भी 0.28, और फिर जब किया तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0.72। ये हमारी ब्रांच प्रोबेबिलिटीज हैं, जिस तरह से हमारी ब्रांच पे चलती हैं। ये काम का होना या ना होना, होना ना होना, होना ना होना, ये बिल्कुल इसी तरीके से। तो 0.28 की जो पावर है वो एग्जैक्टली 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 0.72। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.0158। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर मोइना टू सेंड द मैसेज, द नेक्स्ट मैसेज ऑन 5 जनवरी। 5 जनवरी को जब उसने नेक्स्ट मैसेज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो हमसे, देखें ज़रा।
इन अ सर्टेन लार्ज कॉलेज, एक लार्ज कॉलेज है, उसके अंदर 22% ऑफ द स्टूडेंट्स ओन अ कार, 22% बच्चे जो हैं उनके पास गाड़ी है। 3 स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 स्टूडेंट्स ओन अ कार। मतलब आपने 3 बच्चे सिलेक्ट किए और तीनों के पास गाड़ियां हैं। देखिए ये n जो है वो वाकईतन इस वक्त काफ़ी छोटा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बाइनोमियल लगाने की ज़रूरत है। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपने 3 बच्चे सिलेक्ट किए हैं तीनों के पास गाड़ी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब गाड़ी जो है कार होना वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है आपके पास 0.22। अब 3 बच्चे आपने पिक किए रैंडमली, उन तीनों के पास गाड़ी है। अगर आपने पहला बच्चा पिक किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.22 हो जाएगी, दूसरा भी पिक करेंगे तो भी यही हो जाएगी और तीसरा भी पिक करेंगे तो भी यही हो जाएगी। जब है ना आपके पास लार्ज हो जाता है ना और उसमें आपको कुछ वैल्यूज को फिगर आउट करना होता है जहाँ सक्सेस और फेलियर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो तब हम जाके बाइनोमियल को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। सो दैट इज क्वाइट ईजी, 0.01068, that is exactly the probability for the 3 significant figures. It must be 0.0106। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है पार्ट बी के अंदर। कह रहा है 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज आर चूजन एट रैंडम। अब आपने सैंपल साइज ले लिया 16 का, तो 16 आपका सैंपल साइज हो गया। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स हु कैन ओन कार एट लीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 4। ओहो, ये तो उसने फंसा दिया सवाल में। कह रहा है प्रोबेबिलिटी चाहिए उनकी जो कि एट लीस्ट 2 हो, यानी कि 2 से ज़्यादा हो, और एट मोस्ट 4 हो, 4 से कम हो। तो अब क्या करना होगा, ये बनेगी इनइक्वालिटी इस तरह की, मैक्सिमम 4 पे जाएगा और 2 से ज़्यादा। तो अब ये प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाली जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, इस प्रोबेबिलिटी के लिए आप कैलकुलेशन करते हो इस रेंज की जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक छोटा सा काम किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए। आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को माइनस करोगे तो आपको फिगर आउट पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। मैं समझाता हूँ कैसे किया मैंने ये। देखो, लेट्स सपोज स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का सम आप जानते हो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सही है। अब इसमें एक पॉइंट कहीं लाई कर रहा है ए का और एक पॉइंट कहीं लाई कर रहा है बी का, सही है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस वाली प्रोबेबिलिटी को निकालोगे बी तक की, ठीक है, और उसके बाद आप इस वाली प्रोबेबिलिटी को निकालोगे यहाँ तक की। और चूंकि आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, तो अब जब आपको ये फिगर आउट करना है तो उसके लिए तरीका आसान सबसे क्या है कि आप बी वाली प्रोबेबिलिटी में से ए वाली माइनस कर दो, तो आपके पास ये मिडिल वाली वैल्यूज सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज उसकी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका सबसे इजी तरीका यही होता है जो मैंने इस वक्त यहाँ पे लिखा है, सबसे आसान वे में। ठीक है, अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँ और मैं ऐसा करूँ, तो क्योंकि बाइनोमियल चल रहा है तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी का केस हो, तो मैं डिस्क्रीट केस की बात कर रहा हूँ। तो डिस्क्रीट केस के अंदर मुझे 2 और 2 से ज़्यादा जाना है, तो एग्जैक्टली मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ जो सबसे आसान होगा इसके लिए, वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 चाहिए, 2 और 2 से ज़्यादा चाहिए ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 चाहिए, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 चाहिए। अच्छा, अब ये जो केस मैंने यहाँ पे लिखा, तो क्या सर अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये वाली एजम्पशन इस्तेमाल, तो ये इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये भी इस्तेमाल, दोनों सूरतों में सेम आंसर आएगा। लेकिन ये वाली जो मैंने एजम्पशन लिखी है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटिन्यूटी जो होती है ना, यानी कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं आप, क्योंकि आप बाइनोमियल को जब डील करते हैं तो दैट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा होता है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। तो वी आर नॉट डीलिंग विद द कंटिन्यूस वेरिएबल राइट नाउ, तो मैं डिस्क्रीट के अंदर ये वाली प्रोबेबिलिटीज का इस्तेमाल करूँ तो आंसर मिल जाएगा। अगर मेरा दिल चाहता है इसको इस्तेमाल करने का तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, इससे भी मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्टली दोबारा से प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 से लेकर 4 तक की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूँ जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो उसके लिए मुझे 2 वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि मेरे पास एग्जैक्टली सैम्पल साइज 16 था, तो 16 2, और सक्सेस जो थी वो मेरे पास थी 0.22 की पावर हो जाएगी मेरे पास 2, और 0 पॉइंट फेलियर हमने नहीं निकाला, तो 1 माइनस 0.22 करते हैं अगर, तो इट विल बी 0.78, तो 0.78 हो जाएगी। अब ये 0.78 है, और 16 - 2 अगर आप करेंगे तो इट विल बी 14 प्लस 16C3, फिर आपके पास हो जाएगा 0.22 की पावर हो जाएगी आपके पास 3, और 0.78 की पावर हो जाएगी 16 - 3, जो कि आपके पास बनेगी टोटल 13, प्लस 16C4
और ये हो जाएगी 0.22 की पावर एग्जैक्टली 4 और 0.78 की पावर हो जाएगी 16 माइनस 4 इज 12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए मैं वही अपनी अजम्पशन इस्तेमाल करूँगा कि सिग्मा रूल लगाऊंगा x इज इक्वल्स टू 2 to 4। ये हो जाएगा मेरे पास 16c(x) मल्टीप्लाई बाय 0.22 की पावर हो जाएगी x और 0.78 की पावर हो जाएगी 16 माइनस x। इसको कैलकुलेटर में डालेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे। तो ये मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी दे रहा है वो है एग्जैक्टली 0.631। दैट विल बी माई फाइनल आंसर। यही मेरा फाइनल आंसर होगा क्योंकि इसके आगे कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, हमें 2 से 4 के बीच में निकालनी थी और वो मैंने निकाल ली। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, अब हमारे पास 8वें सवाल में क्या कह रहा है। छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया। 8वां भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल देख लेते हैं। कोई बाइनोमियल के अंदर, अच्छा मैं जितना नीचे ज़्यादा जाऊंगा ना उतने पुराने पेपर ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। 3-4 सवाल मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे तो फिर आप लोगों से हो जाएंगे। और 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है, बस वही काम है, एक सिंपल सिंपल सा जो चल रहा है जो आप समझ चुके हैं। ऑन एवरेज 34% of the people who go to the particular theater are men. A random sample of 14 people who go to the theater is chosen. Find the probability that at most 2 people are men. 2 people are men. अच्छा, अब उसने ये बताया आपको कि जो मर्द हजरात थिएटर जाते हैं ना उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.34 इज अ सक्सेस। आपके पास सक्सेस है। 14 का सैंपल लिया उसने और उसने कहा एट मोस्ट 2 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 से सॉरी हाँ, एट मोस्ट 2 यानी कि मैक्सिमम 2 है। तो आपको जो है वो क्या करना होगा, उससे पीछे की तरफ जाना होगा। अब उससे पीछे की तरफ जाना होगा तो उससे पीछे का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि 2 और 2 से छोटे, 2 और 2 से छोटे, तो इसका मतलब 0 होगा, 1 होगा और 2 भी शामिल कर लेंगे आप। तो वो तीनों प्रोबेबिलिटीज आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए एट मोस्ट 2 का मतलब हुआ कि 2 से छोटी, लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट वाले में, द रिजल्ट ऑफ द सर्वे बाय अ लार्ज सुपरमार्केट शो दैट 35% ऑफ इट्स कस्टमर शॉप ऑनलाइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.35। 6 कस्टमर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 ऑफ देम शॉप ऑनलाइन। आपने 6 कस्टमर सेलेक्ट किए यानी कि एन हो गया 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 ऑफ देम, मतलब मोर देन 3 यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन 3। प्रोबेबिलिटी चाहिए एक्स ग्रेटर देन 3 की। ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ कि 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको। तो 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटी इसमें कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 में वो कह रहा है फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ n कस्टमर्स at least one of them shop online is greater than 0.95, find the least possible value of n। ये कर लेते हैं हम सवाल, यानी कि ये जो 15वां सवाल है इसमें कुछ नई चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो ये वाला सवाल हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे किया जाएगा। मैं पूरा ही करवा देता हूँ ताकि पता चल जाए, और इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि शायद नहीं करवाना पड़ेगा, सब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सवाल हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो है 0.35। ठीक है, पहले केस के अंदर उसने आपको सक्सेस और फेलियर ही बताई हुई पहली लाइन में, तो वही मैं फिगर आउट कर रहा हूँ बस। वहाँ से फेलियर 0.35 माइनस करूँगा तो इट विल बी 0.65, ये 0.65 हो जाएगी। फिर आपके पास पार्ट 1 में वो क्या कह रहा है कि 6 कस्टमर्स है टोटल, यानी कि n जो है वो 6 है। उसमें से प्रोबेबिलिटी जो आपको कैलकुलेट करनी है मोर देन 3 ऑफ देम शॉप ऑनलाइन, मोर देन 3 यानी कि x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5 और प्लस x इक्वल टू 6। ठीक है भाई, ये खुद से कर लीजिएगा आप, ये मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर। पार्ट 2 और रैंडम सैंपल ऑफ n कस्टमर्स। अब n आपके पास रैंडम सैंपल है, वो आपको साइज नहीं मालूम,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम शॉप ऑनलाइन इज ग्रेटर देन 0.95. एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक, और एक से ज़्यादा, जितने भी, तो एक इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन इज ग्रेटर देन 0.95. ये एक अजम्पशन उसने मुझे दिया, ठीक है. इस अजम्पशन के थ्रू मुझे फिगर आउट करनी है और एन मुझे पता करना है कि यहाँ पे एन क्या होगा. ऑल्दो मेरे पास सक्सेस और फेलियर सेम है, ठीक है. अब ये अजम्पशन जो है ये मुझे मालूम है, इसका मतलब ये है कि मुझे वन से प्रोबेबिलिटी अपनी क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, x लेस देन वन की निकालनी पड़ेगी. तो इट विल बी ग्रेटर देन 0.95. अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि वन से छोटी तो सिर्फ 0 वाली होती है, और ये ग्रेटर देन 0.95 है. तो वन माइनस, अब आप क्या करेंगे, जब आप बाइनोमियल इस्तेमाल करेंगे तो n आपको मालूम नहीं है, तो एन सी 0 हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले, मल्टीप्लाई बाय सक्सेस जो थी आपकी उसकी पावर हो जाएगी 0.35 की पावर हो जाएगी 0, मल्टीप्लाई बाय फेलियर जो है उसकी पावर हो जाएगी आपके पास n, विच इज ग्रेटर देन 0.95. ठीक है जनाब, ये 0.95 के बराबर हो गया. एन सी 0 हमारे पास 1 होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वी कैन गो विद इट. 1 माइनस 1, अच्छा ये भी 1 हो जाएगा, और 0.65 की पावर n जो है वो यहाँ आ जाएगी ग्रेटर देन 0.95. तो 1 माइनस 0.65 के ऊपर n ग्रेटर देन 0.95. अब हमें n को फिगर आउट करना है, तो n को फिगर आउट करने के लिए पहले उसको तमीज़ से करें ज़रा. हमने किया 1 माइनस 0.95 और ये हो गया ग्रेटर देन 0.65 की पावर n. वन में से 0.95 को माइनस कीजिएगा ज़रा. अब जो पावर ऊपर लगी हुई है उसको डाउन, ड्रॉप डाउन कैसे करेंगे, मतलब जो पावर हमारे पास लगी हुई है उसको ड्रॉप डाउन किस तरह से किया जाए. लोगैरिथम्स याद हैं, लॉग्स याद हैं, लॉग. हाँ भाइयों, लॉग्स याद हैं, अल्लाह रहम करे. ये अवाम, इस अवाम का मैं क्या करूँगा. तो लॉग्स में क्या होता है, जब आप लॉग अप्लाई करते हैं, तो अब मैं एल एन अप्लाई कर रहा हूँ, एल एन मैंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे जब अप्लाई किया तो इसकी पावर लगी हुई है एन, और इस पर भी एल एन अप्लाई किया तो ये हो गया 0.05. अप्लाई करने से एन पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा एल एन ऑफ 0.65 लेस देन एल एन ऑफ 0.05. तो एन फिगर आउट करने के लिए लेस देन एल एन ऑफ 0.05 डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ 0.65 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई. ये हमारे पास आ रहा है एन शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा ये मेरे पास ग्रेटर देन ही आना चाहिए. हाँ वैसे मैंने अजम्पशन तो वही यूज़ किया. सवाल में क्या लिखा था, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, कम से कम कितनी छोटी वैल्यू आ सकती है. जब मैं एल एन अप्लाई करूँगा तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दिस वन. तो ये मेरे पास बन जाएगा 6.954. इसका मतलब ये हुआ कि n मस्ट बी इक्वल टू 7, n 7 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, ये मिस्टेक कर दी थी. अच्छा, अब उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो हमारे पास क्या है, अगला देखें ज़रा, अगला सवाल. हाँ ये भी आसान सा सवाल है, इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी हुई है 0.8, स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन एंड रैंडम सैंपल ऑफ 9 स्टूडेंट्स हु विल टेक दिस एग्जामिनेशन इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6, मैक्सिमम 6. तो x 6 से छोटी प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, तो आप 1 से
6 से बड़ी वाली माइनस कर देना तो आसानी से आ जाएगी, क्योंकि 6 से छोटी निकालने के लिए तो 0 से लेके 6 तक जाना पड़ेगा, वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। 70वें सवाल में कह रहा है स्टैटिस्टिक स्टूडेंट आस्क पीपल टू कंप्लीट द सर्वे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ चूजन पर्सन एग्रीज टू कंप्लीट द सर्वे इज 0.2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट 3 people asked agree to complete the survey. Probability at least one of the first 3 people. At least one of the first 3 people. शुरू के 3 people की बात हो रही है. Ask agrees to complete the survey. यार इसमें मेरे ख्याल से अगर मैं बाइनोमियल ना भी लगाऊं तो ये सवाल बगैर बाइनोमियल के भी जा सकता है, नहीं जा सकता. सिंपली है, लेकिन अजम्पशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर आप उसके बगैर जाएंगे. तो सिंपल है, आप उसके साथ ही चले जाएं, बाइनोमियल के साथ ही चले जाएं, वो ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट 3 पीपल. एन जो है वो आप जब कंसिडर करेंगे उसके हिसाब से, तो वो वहाँ पर उस कंडीशन पे यूज़ कर लीजिएगा. फॉर एग्जांपल आस्क टू एग्री कंप्लीट द सर्वे और आस्क टू एग्री. हाँ सही है, हो जाएगा. और उसके बाद 18वें में इसमें 1 से माइनस करना पड़ेगा, कर लेंगे. हाँ भाई हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब वो ये कह रहा है पार्ट 18 के अंदर एग्स आर सोल्ड इन अ बॉक्स ऑफ 20 cracked eggs occur independently at the mean of the cracked eggs is box is 1.4. Calculate the probability that a random general chosen box contain exactly 2 cracked eggs. exactly 2 है, 20 का सैंपल है और exactly 2 क्रैक हुए उसके अंदर. लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि उसने कहा है कि मीन नंबर ऑफ क्रैक एग्स इन द बॉक्स इज 1.4. अब यहाँ से तुम्हें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है, मैंने जब क्लास में डिस्क्रिप्शन दी थी, जब मैंने प्रोबेबिलिटी समझाया था, तो मैंने उस वक्त बताया था कि इसका मीन जो होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है. एग्जैक्टली बताया था? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बताया, मैं बता देता हूँ. मीन जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो बराबर होता है एन पी के. ठीक है, मैं बल्कि यहीं लिख देता हूँ कि मीन और वेरिएंसेस क्या क्या होते हैं, और ये फाइल आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको याद भी रहे. देखो बेटा, जब भी आप बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर बाइनोमियल की बात करते हैं, तो बाइनोमियल जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मीन वो बराबर होता है एन पी के, यानी कि एन को पी से मल्टीप्लाई करने पे मीन मिलता है. और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जो होता है इसका वो होता है एन पी क्यू. और अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहें तो वो हो जाता है आपके पास अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू. तो अब जो कि ये सवाल उसने आपको दिया है, उस सवाल में उसने आपसे कहा है कि भाई मीन दे रहा हूँ मैं आपको, यानी कि मीन उसने आपको दिया है, तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है एन पी के बराबर. ठीक है, तो अब अगर मीन आपको पहले से दिया हुआ है दैट इज़ 1.4 और एन आपके पास 20 है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल सकते हैं. कैसे? 1.4 को डिवाइड कर देंगे 20 से, 1.4 डिवाइडेड बाय 20, इससे आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज़ 0.07. ये उस वक्त मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसमें इसको बताना भूल गया था, तो इसीलिए मैंने मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सब चीज़ों का वहाँ पे लिख दिया. तो मैं ये जब नोट्स आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे. सही है. अच्छा जी, यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता चल गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1 माइनस 0.07 कर देंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगी 0.93. ठीक है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लेनी है. और लास्ट वाले टर्म के अंदर उसने वैसा सवाल दिया जैसे एग्जैक्टली मैंने अभी सॉल्व करवाया था. अ शॉप सेल्स एन ऑफ दीज बॉक्सेस ऑफ एग्स. अब वो एन बॉक्सेस सेल कर रहा है. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट द प्रोबेबिलिटी और देयर बीइंग एटलीस्ट वन करेक्ट एग इन ईच बॉक्स सोल्ड इज लेस देन 0.01. तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, इसी तरह का सवाल उसने आपको एग्जैक्टली दिया हुआ है. बस इसमें इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपको कि एटलीस्ट वन वाले केस की जो प्रोबेबिलिटी है वही इस्तेमाल की जाएगी, उसके बगैर प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल नहीं की जाएगी. Such that the probability there being at least one egg crack in each box is less than 0.01. ये less than 0.01 है. कर लेंगे आप, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मुझे 18वां 19वां बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा 18 19 20. ठीक है, आगे के सवाल भी वैसे ही हैं बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन अभी हमने किए नहीं तो हम आगे उस पर बढ़ नहीं रहे, हमने सिर्फ अभी यहीं तक किया है. तो
अब आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि पास पेपर्स आप लोगों के पास हैं। अब आप लोग आगे के सवाल उसके करके देख लें और फिर मुझसे पूछ लें कि सर आगे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जाएंगे ज्योमेट्रिक पे और फिर मुझे रैंडम वेरिएबल्स भी कराना है, तो ज़रा जल्दी जल्दी मैं चलूँगा। नेक्स्ट क्लास हमारी है आई गेस थर्सडे को शायद ना, या वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे वाले दिन मैं जो है कोशिश करूँगा कि अगर आपके पास क्यूरी नहीं हुई तो मैं ज्योमेट्रिक पर चला जाऊँगा। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।